हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपस्कोर एकेडमी। अपस्कोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अपस्कोर की तरफ से डॉक्टर गरिमा चतुर्वेदी और मैं आपकी बायोलॉजी की मेंटर हूं। और अभी हम लोग जैसे कि नीट को पढ़ा रहे थे, हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो नीट फोकस्ड है, बट इस वीडियो में हम आपके टर्म 2 जो कि होने वाले हैं सीबीएसई के टर्म 2 एग्जामिनेशंस, उसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन सबने दे दिया है और होपफुली आप जो रिजल्ट के लिए अवेट कर रहे हैं वो आपके एक्सपेक्टेड लाइंस पे आएंगे। जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, कमेंडेबल आने वाला है उनका रिजल्ट। एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो ये एक्सपेक्ट करके बैठा है कि वो टर्म 2 के लिए तब पढ़ेगा जब टर्म 1 का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने डेट शीट ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। यू नो कि 26 अप्रैल से आपके टर्म 2 के एग्जाम्स हैं और आपके पास अब है हाथ में 2 महीने ये सब तैयारी कंप्लीट करने के लिए। पेपर जो है वो है सब्जेक्टिव, आपने दिया है ऑब्जेक्टिव, और अब आपके लिए एक नया चैलेंज है, क्योंकि आपने कई दिनों से ऐसा कोई पेपर ना कोई प्रैक्टिस पेपर दिया है जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ा हो। तो ये एक कंप्लीटली न्यू टेरिटरी है आपके लिए। इस बार जो पेपर है वो ऐसे फोकस्ड होगा कि वो आपकी राइटिंग स्किल तो टेस्ट करेंगे ही, बट आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी कि आप कैसे एनालाइज कर पाते हैं जो थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है वो भी टेस्ट करेंगे। तो अगर आपने बोर्ड की पहली पॉलिसी जो इन्होंने साल की शुरुआत में निकाली थी, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली स्टेट कर दिया था कि दे आर गोइंग टू प्रिपेयर सीबीक्यू बेस्ड पेपर, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस से भरा हुआ पेपर बनाएंगे। और इसका आपने ट्रेलर जो है वो टर्म 1 में देख लिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस वो नहीं दे रहे हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लर्न करें और अंडरस्टैंड करें, कंसेप्चुअल एप्लीकेशन कर पाए। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपस्कोर इज इंट्रोड्यूसिंग इट्स टर्म 2 बैच, और हम जो है आपके टर्म 2 रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 1 by 1 इन अ सीरीज वी विल बी अपलोडिंग। तो हम आज बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। आपके पास टर्म 2 में 6 चैप्टर्स हैं टोटल बायो में, विच इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स हैं उस यूनिट में, प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस, और इकोलॉजी के यूनिट में चैप्टर 13 एंड 15 विच इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एज पर द बोर्ड इफ वी गो, सो द वेटेज इज ऑल्सो डिवाइडेड, इट इज 14, 12 and 8. 14 marks weightage is for chapter 8 and 10, 12 marks weightage is for chapter 11 and 12, and 8 marks weightage is being given to chapter 13 and 15. तो इसी परफॉर्मा पे, बोर्ड के इसी गाइडलाइन पे हम अपने प्रिपरेशन को ले डाउन करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द पार्ट 1 विच इज व्हाट इज हेल्थ, what is health and what are the causes of a condition which is going to affect your health, that is basically primarily we call it disease, ठीक है, और कुछ टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो हम पार्ट 1 में इसी को डील करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर रेडी, एंड ड्यूरिंग दिस वीडियो मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी आपसे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लर्निंग पर्पज से देखने बैठे हैं तो कीप अ पेंसिल एंड पेन इन योर हैंड एंड अ कॉपी सो दैट यू कैन नोट down those questions and also practice writing it. If you have any sort of query, you can post it in the comment section down, and also let us get into touch with us for any sort of extra help and attention. Fine? So let us start with the chapter Human Health and Diseases. ये एक ऐसा टर्म है जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है और पिछले 2-2.5 साल से ये प्राइमरी कंसर्न बना हुआ है, जिसकी वजह से आप 2 टर्म्स में एग्जाम दे रहे हैं। वरना अच्छा भला ऐसा होता कि आप एक एग्जाम देते और आप पास हो जाते, और आपके जो पिछले सीनियर्स थे उन्होंने तो एक भी एग्जाम नहीं दिए। तो इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दीज 2 terms, health and disease. So if we introduce the chapter, what do we mean by health basically? तो अगर हम पुराने definitions को लेके चले तो health जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम का बहुत पुराना कंसेप्ट है। अगर हम देखें तो जो ग्रीक फिलोसोफर थे हिपोक्रेट्स, उन्होंने बोला था, एंड इवन इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने
ये बोला था कि ह्यूमन बीइंग्स में 4 तरीके के ह्यूमर होते हैं। अब ह्यूमर यहाँ पे वो जोक वाला ह्यूमर नहीं है, ह्यूमर हियर मीन्स बॉडी फ्लूइड्स, ठीक। सो दे वर ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड देन देयर वर अदर 2 फॉर्म्स ऑफ फ्लूइड्स ऑल्सो। तो यहाँ एनसीईआरटी में उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि इट वाज थॉट दैट अ पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। क्या कहने का मतलब है कि हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम का ये मानना था कि अगर किसी इंसान के बॉडी में ब्लैक बाइल ह्यूमर है तो उसका टेम्परामेंट जो है वो गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा, उसका बिहेवियर जो है वो गुस्से वाला होगा। ये उनका मानना था। ये एंशिएंट मेडिसिन दैट इज हिपोक्रेट्स जो थे वो ग्रीक फिलोसफर, उनका मानना था। तो बेसिकली यहाँ पे एक जो इंग्लिश में वर्ड आता है मेलेंकली, ठीक, मेलेंकली मीन्स सैड, ठीक, और somebody who is depressed, who is not in a good state of mind। तो उनका ये कहना था कि अगर किसी को ब्लैक बाइल ह्यूमर है बॉडी में ज्यादा, ठीक, ह्यूमर हियर मीन्स फ्लूइड, तो वो जो इंसान है वो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहेगा, वो मेलेंकलिक रहेगा, ठीक। बट ये जो आइडिया है ये एक प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट था, ये कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे नहीं बेस्ड था, ये उनका सोचना था और जो उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया एज अ फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। फिर विलियम हार्वे आए जिन्होंने सर्कुलेशन डिस्कवर किया और उन्होंने फिर ये बताया कि ये गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर बॉडी में एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बैड ह्यूमर ज्यादा है तो वो आपके बिहेवियर या वो आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, या अगर गुड ह्यूमर है तो वो आपको एक हैप्पी स्टेट में रख रहा है। बेसिकली ही थॉट अबाउट, he discovered blood circulation and he demonstrated experimentally that the normal body temperature in person with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of health। उन्होंने ये दिखाया कि जिस इंसान में वो ब्लैक बाइल के कंसेप्ट की बात हो रही थी कि उनमें अगर मान लीजिए कि उन्होंने ये कहा कि एक्स पर्सन में ब्लैक बाइल ज्यादा है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर मेलेंकलिक होना चाहिए। बट विलियम हार्वे ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया थर्मोमीटर से टेम्परेचर लेकर उस ब्लैक बाइल वाले पर्सन से कि इसका तो फीवर है ही नहीं, बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल। सो दिस डिसअप्रूव दिस थ्योरी ऑफ ब्लैक बाइल। ओके, दिस डिसअप्रूव द थ्योरी ऑफ गुड एंड बैड ह्यूमर। तो यहां से एक क्वेश्चन जो पहले फ्रेम हुआ है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक्स में, दैट हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। So it was William Harvey who discovered blood circulation. Okay, and what was his contribution in the areas of health? So the contribution was that he disapproved the hypothesis of good and bad humor by performing experiments showing the normal temperature on thermometer of a person having black bile. Clear? In later years, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system, our immune system, and that of an immune system maintains our health. So basically, the system in our body which is controlling or measuring the conditions, the physiology, is what is the immune system. Fine? तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन आपकी बॉडी में ज्यादा हो जा रहा है तो वो आपके बिहेवियर को अपसेट कर दे रहा है या अपलिफ्ट कर दे रहा है। वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स जिसको हम हैप्पी हार्मोन या सैड हार्मोन्स कह सकते हैं, या कुछ ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप एक टेम्परेरी स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस या टेम्परेरी स्टेट ऑफ यूफोरिया में आ सकते हैं, बट वो आपके हेल्थ को किसी भी तरीके से गवर्न नहीं कर रहे हैं। योर हेल्थ इज गवर्न्ड बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय माइंड एंड थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। फाइन। नाउ इफ वी सी that health is affected by, basically it is the mental, we say no, healthy body is a outcome of a healthy mind. So if you keep your mind healthy, your body automatically stays healthy, isn't it? So hence mind and mental state can affect our health. Fine. So what are the causes of disorders? We have certain causes which are mentioned in the NCERT. The first one is genetic disorder. A cause of illness could be transmitted from our forefathers. We can inherit it from our forefathers.
हम एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन कोई डिजीज कैरी करके ले आ रहे हैं, तो ऐसे डिसऑर्डर्स क्या कहलाएंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर, जो आप टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। जेनेटिक्स की पूरी यूनिट आपके टर्म 1 में कवर हो चुकी है। नेक्स्ट जो है वो है इन्फेक्शन, एनी सॉर्ट ऑफ कंटामिनेशन, आप कहीं से कैरी कर रहे हैं, वो किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आए हैं, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है, एरियल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ओरोफिकल रूट ऑफ ट्रांसमिशन, किसी भी तरीके से अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंट्री गेन कर रहा है तो दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर हेल्थ। थर्ड इज लाइफस्टाइल। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न्स नाउअडेज कि लाइफस्टाइल मीडिएटेड डिजीजेस जो हैं वो बहुत ही कॉमन हो गई हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल भी वैसी ही हो गई है जिसमें हम ना प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ना हम प्रॉपर स्लीप वेक रिदम रखते हैं, अपना वो मेंटेन ही नहीं होता, विच इज कॉल्ड एज द सिकार्डियन रिदम, वो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। ये एक लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंस पैटर्न की वजह से भी हमारा हेल्थ जो है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज दैट द टर्म हेल्थ इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय अस। यही मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, ये एक ऐसा टर्म है जो डे टू डे लाइफ में हम बहुत यूज करते हैं, इजंट इट? ये जितना पोर्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, ठीक है? तो यहां से कोई एज सच इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होके नहीं आएगा, तो इसीलिए हम इसको क्विकली जो एनसीईआरटी में टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे हम आगे बढ़ेंगे और हम उसको रीड करते हुए चलते हैं। तो जो टर्म हेल्थ है ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, और जब हम बोलते हैं कि हाउ इज योर हेल्थ, as a general gesture of gratitude when we are greeting somebody, so we inquire how's your health, isn't it? तो इसमें ये हम वर्ड जो यूज कर रहे हैं हेल्थ, इसका क्या मतलब है? तो हेल्थ मीन्स अ कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलनेस। नाउ हियर कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलनेस इन्वॉल्व्स फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस एंड सोशल वेलनेस। तो आप मेंटली हैप्पी हैं, मेंटली वेल हैं, फिजिकली वेल हैं, सोशली आप प्रॉपरली फंक्शन कर पा रहे हैं, एंड इमोशनली आप स्टेबल हैं। दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ। क्लियर? तो absence of disease or physical fitness does not mean you are healthy. क्लास 9th में एनसीईआर जो सीबीएसई से बच्चे आगे आए हैं 11th 12th में, उन्होंने क्लास 9th एनसीईआरटी में एक चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, वहां पे ये लाइन लिखी हुई है, बीइंग डिजीज फ्री एंड बीइंग हेल्दी आर टू डिफरेंट टर्म्स, isn't it? So here we are discussing about being healthy. तो being healthy and being disease free are two different things. तो फिजिकल एब्सेंस ऑफ डिजीज और ओनली फिजिकल फिटनेस डज नॉट कम अंडर हेल्थ. Health is again, like I said, it's a complete set of things which we discussed earlier, that is mental wellness, physical wellness, emotional wellness and social wellness. Fine. Now when people are healthy, they are more efficient at work. ऑब्वियसली आप अगर बेटर फील करेंगे तो आप ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, आपका जो परफॉर्मेंस आउटपुट है वो बढ़ पाएगा, एंड दैट्स हाउ वी फील. यू फील गुड टू गेट आउट ऑफ योर बेड इन द मॉर्निंग इफ यू आर हेल्दी, इजंट इट? And if you are suffering from certain disease or a state of mental illness, you don't feel like moving out of the bed, so your efficiency falls. Now this increases productivity and brings economic prosperity, which is return what you get of being healthy. If you are working regularly, waking up on time, going to bed back on time, then this is going to increase your output, your productivity, and obviously your economic output. Health also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality. लॉन्जिविटी मतलब लाइफ स्पैन बड़ी हो जाती है. तो आपने तो चैप्टर 1 में ही लाइफ स्पैन पढ़ा था, वहां एक पेज पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन के बारे में लिखा हुआ है कि ये एनिमल इतने साल जी पाएगा, इजंट इट? तो अगर आप हेल्दी स्टेट में हैं तो आपका वो लाइफ स्पैन जो है, यू आर एबल टू एक्चुअली लिव दैट लाइफ. Okay, and it is also bringing down infant mortality rate and maternal mortality rate. Now what are these two terms? Infant mortality rate and maternal mortality rate. तो आगे हम ये डिस्कस करेंगे mortality और natality. Mortality is death rate and natality is birth rate. तो
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चे पैदा होते ही जिनकी डेथ होने लगती है उसका जो रेट निकलता है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. एंड मदर्स, those who die while delivering or after delivering the child, their number is counted under maternal mortality rate. Very sadly, India ranks very poorly or performs very poorly in both the cases, but in the past years it has improved. Fine. Now if we see what are the ways to improve health, okay, how can we improve health? तो बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं. वो है बैलेंस डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, टाइम से सोना, फोन साइड में रख देना, टाइम से उठना, योगा करना विच इज़ वेरी पॉपुलर चॉइस दीज डेज. तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं. अवेयरनेस अबाउट डिजीज, knowing what is the cause of the disease, knowing how to prevent that disease, knowing the symptoms of the disease, and also knowing how are you going to control. Okay, so there is one very common saying in English जिसमें कहते हैं prevention is better than cure, है ना. तो आप अगर डिजीज को पहले ही होने से पहले रोक ले तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता. तो होने से पहले रोकने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए डिजीज के बारे में. तो अवेयरनेस अबाउट द डिजीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. नाउ इफ वी सी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस and proper disposal of waste, control of vectors, maintenance of hygienic food and water resources are necessary for achieving good health. Fine. तो ये तरीके हैं, आप इनसे कंट्रोल कर सकते हैं ना. अगर हम आए कैटेगरी ऑफ डिजीजेस पे, तो अगर हम देखें जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो दो तरीके की डिजीजेस है, एक है इन्फेक्शियस और एक है नॉन इन्फेक्शियस. फाइन. So category of diseases, if we see infectious and non-infectious. Infectious diseases वो हैं जो ऐसे पास ऑन हो रही हैं through infection, through contamination. The pathogen is infecting person to person. Okay. So from person टू पर्सन कंटामिनेशन के कारण जो डिजीज फैल रही हैं वो इन्फेक्शियस हैं. ठीक. दे आर कॉज्ड बाय पैथोजन. ओके. नाउ नॉन इन्फेक्शियस आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स और एनी अंडरलाइंग डिसऑर्डर, diseases which have causes arising within the body. Okay. So such diseases where no pathogen is involved, ये कोई पैथोजन नहीं कॉज कर रहा, ऐसी डिजीजेस क्या कहलाएंगी? नॉन इन्फेक्शियस. दैट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी पैथोजन. फाइन. नाउ अगर हम एक और क्लासिफिकेशन देखें तो वहां पे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल Now all infectious diseases are not necessarily communicable. Like we'll take one example which is there in your NCERT, HIV, AIDS. Now it is a viral disease caused by a pathogen, but over here it is not getting transmitted by direct touch. Okay, so being infectious but it is not communicable. Okay, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट ट्रांसमिट होके जा रहा है, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल नहीं है. नॉट ऑल इन्फेक्शियस डिजीजेस आर कम्युनिकेबल. और आपके जो सिलेबस में है वो HIV एड्स है. अभी उसकी लाइफ साइकिल हम आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो वो पैथोजन कॉज कर रहा है बट डायरेक्ट टच से वो पास ऑन नहीं हो रहा है. ठीक है. ऐसे ही मलेरिया अगर हम देखें तो कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन पैथोजन है, बट वो वन टू अनदर टच के थ्रू वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा. तो इन्फेक्शियस होने के बावजूद भी वो कम्युनिकेबल नहीं है. ओके. कम्युनिकेबल डिजीज वो है जो आपके और आप में वो डिजीज है और आपने किसी को टच किया तो उसको आपने पास ऑन कर दिया. ठीक है. नॉन कम्युनिकेबल वो है जो टच के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होते.
सरफेस टच या उनके ऑब्जेक्ट्स या आर्टिकल्स को टच करने से ट्रांसमिट नहीं होते। ठीक, अब आप जैसे देखेंगे तो infectious diseases can be both communicable and non-communicable. Non-infectious diseases are non-communicable. Okay? Non-infectious diseases are non-communicable. तो इसको हम एक देख सकते हैं यहाँ पे, we can take this thing, this classification as infectious diseases. This is passed on by, or we can say caused by any pathogen. ये वर्ड जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं पैथोजन, ये क्या है? ये कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज कॉजिंग अ डिजीज इज अ पैथोजन। ओके, एनी इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट इज नोन एज पैथोजन। इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन बी कम्युनिकेबल as well as non-communicable. ठीक, मतलब directly, it can be directly transmitted or not transmitted by touch. फाइन, ठीक है। अब ऐसी इंफेक्शियस डिजीज जो कम्युनिकेबल है वो है एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड। किसी ने आपके सामने स्नीज कर दिया बिना नोज कवर किए, यू आर बाउंड टू कैच दैट इन्फेक्शन। एंड नॉन कम्युनिकेबल इंफेक्शियस डिजीज इज HIV AIDS. इट कैन बी मलेरिया ऑल्सो। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, वो स्नीज करे, उसके साथ आप खाना शेयर करें, उसके आर्टिकल्स टच करें, यू आर नॉट गोइंग टू कैच दैट। ओके, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ओवर हियर इज मॉस्किटो बाइट। ठीक, तो जो डिजीजेस डायरेक्ट टच के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो रही हैं वो नॉन कम्युनिकेबल है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके ट्रांसमिट हो रही हैं वो कम्युनिकेबल है। फाइन, नाउ ह्यूमन डिजीजेस इज द नेक्स्ट टॉपिक। हम इस चैप्टर में जैसे हमने डिस्कस किया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो हम वही टारगेट करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक, तो ह्यूमन डिजीजेस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं मैन में होने वाली। इन्फेक्शियस डिजीजेस की हम बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो पैथोजन कॉज करेंगे, है ना, अभी पिछली स्लाइड पे। पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लास 11th में आप क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। तो those pathogens can be bacteria, it can be virus, it can be a protozoan, it can be helminth, जो आपके सिलेबस में है। तो हमारे पास जो पढ़ने के लिए हैं वो है बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोअन डिजीजेस एंड हेलमिंथिक डिजीजेस। ठीक, अब ये सारी डिजीजेस जो हमें पढ़नी है वो है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल डिजीज में हमारे पास जो पढ़ने के लिए हैं वो है निमोनिया, टाइफॉइड, देन वी हैव डिसेंट्री, देन वी हैव प्लेग एंड डिप्थेरिया। ठीक, ये बैक्टीरियल डिजीजेस हमें टेकअप करनी है। उसके बाद हमारे पास वायरल डिजीजेस भी हैं। वायरल डिजीजेस, इसमें हमें पढ़नी है कॉमन कोल्ड जो आपके सिलेबस में है एंड HIV AIDS। ठीक, तो इस पार्ट को हम इतना ही रखते हैं। We'll start with this topic in our next part. So please do like and subscribe to our channel and also comment in the comment section. Thank you.